दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी यहाँ सैटर्न और वारकरी के ऊपर सैटर्न की ही पॉइजन वाली बॉल्स को उसके ऊपर वापस से फायर कर देता है और क्योंकि ये लोग रीजनरेट कर सकते हैं तो लूफी यहाँ जायंट्स के साथ उनसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। और वहीं पे दोस्तों जिस चीज का इंतजार हमको काफी समय से था, हम देखते हैं कि वो एंशिएंट रोबोट जिसका नाम अहमद है वो वापस से खड़ा हो चुका है और वो यहाँ पे सॉरी जॉय बॉय बोलता हुआ लूफी की तरफ चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे गांधी जी सेंट ईथन एक एक करके चारों तरफ आइलैंड के जाके सारे के सारे पैसिफिस्टा को मार के वहीं पे रोक देते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सारे पैसिफिस्टा डाउन हो जाते हैं, अब यहाँ पे नेवी का मिशन क्लियर हो जाता है कि उनको यहाँ पे आइलैंड पे चारों तरफ हमला करके उसको जल्द से जल्द डिस्ट्रॉय करना है। साथ ही साथ यहाँ पे लूफी के स्ट्रॉ हैट क्रू को आइलैंड से एस्केप करने से रोकना और ज्वेलरी बोनी को भी यहाँ से भागने से रोकना होता है। साथ ही साथ दोस्तों क्योंकि बोनी सिर्फ एक 12 साल की बच्ची है और उसके पास पूरी एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की पावर है पैसिफिस्टा को कमांड देके, तो ये बात ईथन बैरन को अच्छी नहीं लगती और वो वेगापंग की इस फूलिश हरकत पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं दोस्तों हमारे बोनी, फ्रैंकी और कुमा एटलस वाला ग्रुप जायंट्स के साथ उनकी शिप की तरफ जा रहा था, लेकिन इनको यहाँ रोकने के लिए नेवी के 3 वाइस एडमिरल आके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वो यहाँ पे इनको रोकने के लिए इन पे हमला करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें से एक वाइस एडमिरल फ्रैंकी पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन फ्रैंकी उसको अपने स्ट्रॉन्ग पंच से एक जोर का मुक्का मार के उसको वहीं पे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद दोस्तों दूसरा वाइस एडमिरल यहाँ पे बोनी पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन बोनी यहाँ पे उसके हमले को डॉज करके अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसको एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म करके उसकी वहां पे बैंड बजाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा खतरनाक होता है तो इसको रोकने के लिए वहां पे एक और वाइस एडमिरल आता है, लेकिन फिर उसको यहाँ पे ठिकाने लगाने के लिए एटलस आती है जो यहाँ पे अपने अल्ट्रा माइटी पंच से उसके ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो तीनों यहाँ पे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो यहाँ पे हमारे साथियों को रोकने के लिए अभी भी वापस से खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद एटलस यहाँ पे बोलती है कि लूफी और उसके बाकी साथी यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँचे, तो फ्रैंकी बताता है कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले हमको ये सारी भसड़ को पहले क्लियर करना होगा। दोस्तों चलते हैं लैब ऑफिस में, जहाँ हम देखते हैं कि सेंट मार्कस अपने बड़े से चील वाले अवतार को लेके सीधा लैब के अंदर आ जाता है और उसके इस विशाल से मॉन्स्टरस फॉर्म को देख के यॉर्क भी यहाँ पे डर जाती है और वो उसको बोलती है कि प्लीज मुझे मत खाना, मैं बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं हूँ। लेकिन सेंट मार्स यहाँ पे अपनी हाकी का यूज करके सबसे पहले तो यॉर्क की हथकड़ियों को तोड़ता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस मॉनिटर रूम के बारे में पता है जहाँ से ये मैसेज टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि तुम भी वेगापंक हो तो तुमको भी ये पता होगा। और धीरे धीरे करके यॉर्क को भी समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि 5 एल्डर का ही एक सदस्य है। जिसके बाद सेंट मार्स यॉर्क को अपने मुंह में लेके वहां से उड़ के निकल जाता है। वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि वेगापंक का मैसेज जो कि टेलीकास्ट हो रहा है उसमें अभी तक वेगापंक अपनी कॉफी को फिनिश नहीं कर पाया है और यहाँ पे दोस्तों अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं वेगापंक के मैसेज के स्टार्ट होने में। वहीं दोस्तों यॉर्क सेंट मार्स को उस रूम में लेके आ जाती है जहाँ पे वो मैसेज रिकॉर्ड हुआ होगा और इसके पहले कि यॉर्क यहाँ पे कुछ और बता पाती, सेंट मार्स तुरंत उस पूरे रूम को वहीं पे ब्लास्ट कर देता है। और फिर यहाँ पे यॉर्क उसको शांत कराते हुए उसको बताती है कि देख इधर उधर ब्लास्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे तेरे इस लैब को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी मैसेज तो अभी भी टेलीकास्ट हो ही रहा है और अगर वो स्टेला होती तो वो ट्रांसमिशन ट्रांसपोंडर स्नेल को किसी डिफरेंट जगह में ही छुपा के रखती। जिसके बाद वो मार्स को समझाती है कि वो भूल कर भी बिल्डिंग बी के 2nd फ्लोर जहाँ पे वेपन्स बनते हैं, 1st फ्लोर जहाँ पे पावर प्लांट है और बिल्डिंग सी का 3rd फ्लोर जहाँ पे हाई प्रेशर गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, उनको भूल कर भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक के भी डिस्ट्रॉय होने से पूरी लैब ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इसके साथ साथ पंग रिकॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद सेंट मार्स यॉर्क को बोलता है कि तुम ही को सोच के बता दो कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी सोचने की क्षमता बाकी के वेगापंक जितनी ही है। जिसके बाद यॉर्क बोलती है कि वो इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को बंद कर देगी, क्योंकि अगर उसके साथ वालों ने और भी ज्यादा क्राइम किया तो इससे उसका वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ होना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इनकी कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि सेंट मार्स यहाँ पे एक स्ट्रेंज वॉइस को सेंस करता है जो कि किसी स्मॉल क्रिएचर से आ रही
रही होती है, जिसपे यॉर्क बताती है कि ये पंक रिकॉर्ड में रखे हुए ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल से आ रही होगी, जो अभी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है और वो एक कोनिकल स्पाइरल शेप की तरह दिखता है। जिसके बाद उसकी लोकेशन को गाइड करने के लिए मार्स यहाँ पे यॉर्क को लेके वहाँ से उड़ के निकल जाता है और सेंट मार्स के यहाँ से उड़ के जाने की बाद स्टसी यहाँ पे थोड़ी राहत की सांस लेती है। जिसके बाद काकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि ये मॉन्स्टर कौन हो सकता है। जिसके बाद स्टसी बताती है कि बातचीत से तो ये 5 एल्डर में से एक हो सकता है। और फिर यहाँ पे काकू स्टसी से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथियों ने भी तुमको यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया है। जिसपे स्माइल करते हुए स्टसी उसको बताती है कि यहाँ पे रुकने का फैसला उसने खुद किया था, क्योंकि किसी को तो फाइनल मिशन पूरा करना ही होगा। और ये बात सुन के काकू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज तो भाई मैं भी हूँ, क्योंकि तुम में से ज्यादातर लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं पर चैनल की सब्सक्राइब वाली बटन दबाने में पता नहीं उनको क्या जाता है। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया है। वहीं दोस्तों, जब हमारे साथियों को ये पता चलता है कि वो स्टसी को पीछे ही छोड़ के जा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडिसन को समझाता है कि बैरियर को उसी समय पे डाउन करना होगा जिस मोमेंट पे उनकी शिप यहाँ से बाहर निकलेगी और फ्रंटियर डोम के बैरियर को सिर्फ कंट्रोल रूम से ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और ये काम करने के लिए स्टसी ने खुद ही पीछे रुकने का फैसला किया था। पर नामी यहाँ से निकलने से पहले स्टसी को इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहती थी। जिसके बाद रॉबिन बताती है कि स्टसी के बैरियर डाउन करने के लिए हमको उसको थैंक यू तो बोलना चाहिए, पर बिना वेगा फोर्स 1 के हम लोग यहाँ से ज्यादा दूर तक उड़ के नहीं जा सकते। जिसपे एडिसन बताता है कि जो कैलकुलेशन उसने अभी की है उस हिसाब से तो शिप यहाँ से निकलते ही सीधा ग्राउंड से जाके टकरा जाएगी। जिसके बाद ऊसॉप यहाँ पे बताता है कि कूप दे बर्स्ट यहाँ पे रेडी है यूज करने के लिए, और जैसे ही जीनबे और जोरो यहाँ पे आते हैं वो उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन चॉपर उसको बताता है कि भाई हमको यहाँ पे कूप दे बर्स्ट से भी बड़ी चीज चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। और ऊसॉप बोलता है कि लगता है हम लोग कभी भी समुद्र में नहीं जा पाएंगे। और इन सब की बातें सुन के एडिसन को हंसी आती है। जिसके बाद एडिसन बताता है कि वो ये मेक श्योर करेगा कि उनकी शिप सीधा पानी में ही जाके लैंड करे, और उस पे भरोसा रखने के लिए बोल के वो यहाँ से निकल जाता है सीधा बैरियर की तरफ। जिसके बाद लिलिथ उसको पीछे पीछे उसको रोकने के लिए आ रही होती है, लेकिन एडिसन यहाँ पे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रॉ हेड्स को यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। जिसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि बैरियर से टकराने के बाद उस पे 78% डैमेज होगा, जो कि उसको मारने के लिए इनफ नहीं है। और वो ये बोल के सीधा बैरियर से जाके टकरा जाता है। और एडिसन के इस सैक्रिफाइस को देख के लिलिथ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वहीं दोस्तों नीचे आइलैंड में हम देखते हैं कि सेंट जुपिटर यहाँ पे अपने बड़े से मुंह को वैक्यूम की तरह यूज करते हुए सब कुछ अपने अंदर सक कर रहा था। और इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि इससे जायंट भी स्लो डाउन हो जाते हैं और वो भी हमको आगे बढ़ने में स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे लूफी सीधा जाके एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप को तोड़ के उसको उठा के सीधा जुपिटर के मुंह की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा उसके मुंह के अंदर जाके घुस जाती है, जिससे हमारे साथियों को यहाँ से भागने का एक और मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि लूफी की यहाँ पे पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, जिससे उसका गियर 5 फॉर्म भी यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो काफी भूखा और कमजोर हो जाता है। और लूफी के इस स्ट्रेंज फॉर्म को देख के डोरी और ब्रोगी भी थोड़ा सा चौंक जाते हैं। जिसके बाद लूफी उनको बताता है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी कुछ खाने को दो क्योंकि मैं आउट ऑफ एनर्जी हो चुका हूँ। जिसके बाद ब्रोगी उसको हकारी देता है, जिसके बारे में लूफी को पता तो नहीं होता और उसकी स्मेल भी काफी गंदी होती है। जिसके बाद ब्रोगी उसको बताता है कि ये एलवाफ का इमरजेंसी फूड है और लूफी ना चाहते हुए भी मजबूरन उस बदबूदार मांस के टुकड़े को खाता है। और भले ही दोस्तों इस फूड की स्मेल काफी गंदी हो, लेकिन इससे लूफी को काफी ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जल्द ही हमारे साथियों के पीछे हमारा सुअर सेंट वारकरी आ रहा होता है। लेकिन इस बार लूफी जिसकी वापस से एनर्जी आ चुकी है वो आसमान में जाता है और अपने गियर 3 का यूज करके अपने शानदार रेड रॉक अटैक से सुअर के सर के ऊपर दे मारता है। लेकिन दोस्तों इस अटैक के बाद लूफी के ही हाथ में काफी ज्यादा पेन होता है, क्योंकि सेंट वारकरी की बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है। जिसके बाद हमारे साथी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा सुअर भी वापस से खड़ा हो जाता है। वहीं लिलिथ जो कि एडिसन के सैक्रिफाइस को लेके काफी ज्यादा उदास थी, तो इनकी मुसीबत और बढ़ाने के लिए हमारा मकड़ा सैटर्न जल्द ही उनके पास आ जाता है, जिसको देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दोस्तों बोनी का ग्रुप यहाँ मिल के
उन तीनों वाइस एडमिरल्स को हरा देता है, जिसके बाद जायंट के साथ मिलके वो उनकी शिप पे जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे गांधी जी स्वयं आके पहले तो एक जायंट को वहाँ पे निपटाते हैं, जिसके बाद अब यहाँ पे बोनी, फ्रैंकी और एटलस का सामना सेंट ईथन बैरन से होने वाला है। वहीं दोस्तों ऊपर लेवो फेस में पंक रिकॉर्ड्स के अंदर फाइनली सेंट मार्स पहुंच जाता है, जो यहाँ पे वेगा पंक के मैसेज को रोकने के लिए आया था। और अब यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट ही बचा है वेगा पंक के मैसेज को स्टार्ट होने में, लेकिन उसके पहले ही सेंट मार्स यहाँ पे उस ट्रांसमिशन ट्रांसपोंडर स्नेल की लोकेशन पे पहुंच जाता है। और इसके पहले कि वो यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करता, उसकी नजर यहाँ पे सामने रखे हुए एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट पे जाती है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि तुमको बताना है कि भाई जॉय बॉय का पहली बार नाम आखिर कब मेंशन हुआ था, जिसका सही आंसर है दोस्तों फिशमैन आइलैंड आर्क। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि भाई लूफी ने पहली बार कॉन्करर हाकी आखिर कब यूज की थी। जो भी इसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शो कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे तुम सभी से एक छोटी सी मदद चाहिए कि तुमको वन पीस से रिलेटेड या फिर कोई भी एनिमे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। मैं उन सभी के ऊपर एक एक करके वीडियो लेके आ जाऊंगा। और दोस्तों मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चलो भाई चलें, रंगोली बनाएं, सफाई करें, लाइट वगैरह लगाएं।